नमस्कार साथियों, जीके बाई आरके सैनी सक्सेस इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आज मैं पुनः राज्य दिग्दर्शन जीके की नज़र से जो मैं सीरीज चला रहा हूं, उस सीरीज में मैं आज हिमाचल प्रदेश को लेकर आया हूं। सेबों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला हिमाचल प्रदेश शिमला, कुल्लू, मनाली, रोहतांग जैसे खूबसूरत स्थलों को अपने आप में समेटने वाला हिमाचल प्रदेश मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। हिमाचल प्रदेश को फलों की डलियाँ कहा जाता है, तो हिमाचल प्रदेश का उपनाम क्या है? फलों की डलियाँ। सेब का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान अपने भारत में कहाँ पर होता है? हिमाचल प्रदेश में होता है। अगर अपन बात करें मसाले जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो केरल में होते हैं, इसलिए मसालों का जो बगीचा है वो केरल को कहा जाता है। फलों की डलियाँ हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। हिमाचल जो प्रदेश है ये चीन या अपन कहें तो तिब्बत की सीमा पर स्थित है। तो जो हिमाचल प्रदेश है वो यहाँ से अपने चीन को छूता है, तो चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने हिमाचल प्रदेश है। तो जो हिमाचल प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चीन को एवं अगर अपन बात करें तो ये लद्दाख को, जम्मू कश्मीर को, पंजाब को, हरियाणा को, यूपी और उत्तराखंड को छूता है। तो जो चीन या तिब्बत की सीमा पर स्थित है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड की सीमा पर स्थित है। अंतर्राज्यीय सीमा के अंदर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये चीन की सीमा पर स्थित है। अगर अपन बात करें कि ये भारत और चीन की जो सीमा है उसे मैकमोहन कहा जाता है। भारत और जो चीन की सीमा है इसको हम कहते हैं मैकमोहन। तो जो मैकमोहन रेखा है ये मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है और 3348 किलोमीटर ये लंबी है। सबसे कम जो सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ में है और ये 106 किलोमीटर लंबी है और इस सीमा को कहा जाता है डुरंड रेखा। तो जो डुरंड रेखा है वो अफगानिस्तान के साथ में सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर। अगर अपन बात करें चीन के साथ में 3348 किलोमीटर और पाकिस्तान के साथ में जिसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, रेड क्लिफ, तो रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान के साथ में वो 3323 है। तो 3323 पाकिस्तान के साथ, 3348 चीन के साथ में और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ में। पहले ये 80 किलोमीटर थी, मगर सैटेलाइट के द्वारा जब इस सीमा को मापन किया गया है तब थोड़े से आंकड़े चेंज हुए हैं, तो अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर। सर्वाधिक जो सीमा है वो हम अपने बांग्लादेश के साथ में लगती है और ये बांग्लादेश की जो सीमा है पहले रेड क्लिफ ही कहलाती थी, क्योंकि बांग्लादेश भी पूरी पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान देश में था। फिर 1971 के अंदर आयरन लेडी इंदिरा गांधी के द्वारा भारत पाक का जो युद्ध हुआ था 1971 में, उस युद्ध के बाद में बांग्लादेश को अलग देश बना दिया गया, अलग मान्यता दे दी। इस जो बांग्लादेश है इस बांग्लादेश के साथ में अपनी जो सीमा है वो सर्वाधिक लगती है। तो सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ में जो 4096 है, तो जो 4096 किलोमीटर जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ में सर्वाधिक है। न्यूनतम जो सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ में 106 है। यहाँ आपको याद रखना है पाकिस्तान की जो रेड क्लिफ रेखा है 3323 और चीन के साथ में जो मैकमोहन रेखा है 3348 किलोमीटर लंबी है। हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है शिमला। तो जो शिमला अपने हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम है। शिमला एक पर्यटक स्थल है। शिमला तो कहाँ किसकी राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की। यहाँ पर सूरज और चांद नाम की दो जिले हैं, याद रखिएगा। ताल नाम की जो मुख्य जिले हैं वो उत्तराखंड के अंदर है। नाग नाम की जो जिले हैं वो अपने जम्मू कश्मीर के अंदर है। और सूरज और चांद नाम की जो सूरजताल और चंद्रताल जो जिले हैं वो अपने हिमाचल प्रदेश में। तो सूरज और चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन है? तो शिमला। हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं तो जो हिमाचल प्रदेश है वो 25 जनवरी, डेट याद रखिएगा, 25 जनवरी
25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। तो हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को भारत का 18वां राज्य बना। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर भारत का जो पहला राज्य है वो कौन बना था, या किस राज्य का गठन सबसे पहले भाषा के आधार पर हुआ था, तो हुआ था आंध्र प्रदेश का। तो भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बना है वो आंध्र प्रदेश बना है, और ये बना था 1 अक्टूबर 1953 को। तो भाषा के आधार पर भारत का जो पहला राज्य है वो आंध्र प्रदेश बना था 1 अक्टूबर 1953 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। फिर इसके बाद में एक राज्यों के लिए एक समिति गठित की गई, और उस समिति का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 के अंदर, और राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। तो फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, और इसके जो सदस्य थे वो एक तो थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे, और इसके जो अध्यक्ष थे फजल अली, और 1953 के अंदर इसका गठन किया गया। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर ही 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भारत में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी बनाई गई। अब उसके बाद में जो राज्यों का क्रम है वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ध्यान में रखिएगा, एक बार में याद नहीं होगा, मगर करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और रस्सी आवत जाओते सिल पर पड़े निशान। तो अगर सिल्ला पे निशान पढ़ सकते हैं तो अपना तो माइंड है, दुनिया का सबसे बड़ा जो सुपर कंप्यूटर है वो अपना माइंड है। तो अपने माइंड पे विश्वास रखिएगा कि जो सारी चीज़ें हैं वो याद हो सकती है, बस अपना अभ्यास का अपने को पालन करना है। तो देखिए 1953 के अंदर पुनर्गठन आयोग का, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है। फजल अली की अध्यक्षता में सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। आंध्र प्रदेश की स्थापना पहली बार भाषा के आधार पर पहला आंध्र प्रदेश बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा कि भाषा भी रखेंगे, भौगोलिक आधार भी रखेंगे, सांस्कृतिक आधार भी रखेंगे, और इस आधार पर हम राज्य बनाएंगे। तो इसकी सिफारिश पर 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसी के तहत राज्य प्रमुख आदि जो पद थे उनको हटा दिया गया और राज्यपालों के पद सृजित किए गए थे। 7वां संविधान संशोधन 1956। तो इसके बाद में 1 मई 1960 को महाराष्ट्र से अलग करके गुजरात को भारत का 15वां राज्य बनाया गया। तो भारत का जो 15वां राज्य है वो महाराष्ट्र से अलग करके 1 मई 1960 को गुजरात को बनाया गया। फिर 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को भारत का 16वां राज्य बनाया गया। तो आंध्र प्रदेश के बाद में गुजरात 15वां, नागालैंड 16वां राज्य बनता है। फिर 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग करके हरियाणा को 17वां राज्य बनाया जाता है। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां राज्य बनाया जाता है। 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय 19वां, 20वां और 21वां राज्य बनाया जाता है। और 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया जाता है। फिर इसके बाद 28 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को, तो मिजोरम को 23वां राज्य और अरुणाचल प्रदेश को 24वां राज्य बनाया जाता है। और 30 मई 1987 को गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया जाता है। तो 25वां राज्य बनने के बाद में 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य छत्तीसगढ़ को बनाया गया एमपी से तोड़ के। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बनाया गया यूपी से तोड़ के। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बनाया गया बिहार को तोड़ के। तो 26, 27 और 28 बने। फिर 2 जून 2014 को
तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से तोड़कर भारत का 29वां राज्य बना दिया। फिर 2019 के अंदर 31 अक्टूबर 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया और लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। अतः वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि जो हिमाचल प्रदेश है, इस हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं उन दर्रों को मैं बता रहा हूं। तो मेरी जो ट्रिक है हिमाचल प्रदेश के दर्रों को लेकर वो है कि हिमाचल में रोहतांग बड़ा सिप है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग जो है वो बड़ा सिप है, यानी कि हिमाचल का जो बड़ा सिप है वो रोहतांग है। तो हिमाचल में रोहतांग बड़ा सिप है। तो रोहतांग से अपना जो महत्वपूर्ण दर्रा है रोहतांग दर्रा, बाड़ा से बड़ा लाचला दर्रा और सिप से सिप किला दर्रा, ये जो रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा और सिप किला दर्रा अपने हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल में रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा और सिप किला दर्रा। रोहतांग दर्रे की अगर मैं विशेषताओं की बात करूं तो जो मनाली है उस मनाली को लेह से जोड़ने का जो काम है वो रोहतांग दर्रा करता है। तो अपने जो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है ये मनाली जो हिमाचल प्रदेश में है, एक बहुत ही सुंदर कुल्लू मनाली, ये बहुत ही सुंदर स्थल है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। तो मनाली को लेह से जोड़ने का जो काम करता है वो रोहतांग दर्रा करता है। तो जो रोहतांग दर्रा है, तो रोहतांग दर्रा है, यहीं से एक रोहतांग सुरंग निकाली गई है जिसे ही अटल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सुरंग है। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे जो लंबी सुरंग है वो सुरंग कौन सी है? तो अपने रोहतांग सुरंग। तो रोहतांग सुरंग कहां पर है? तो रोहतांग दर्रे के अंदर है। जो बड़ा लाचला दर्रा है, ये बड़ा लाचला दर्रा यहाँ पर है। तो बड़ा लाचला दर्रा भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो मनाली से लेह नहीं है, ये मनाली से कश्मीर है। तो मनाली से कश्मीर को जोड़ने का काम कौन करता है? रोहतांग दर्रा करता है। ये मनाली से कश्मीर को जोड़ने का, और मनाली से लेह को जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है? बड़ा लाचला दर्रा करता है। फिर जो सिपकिला दर्रा है, ये सिपकिला दर्रा है, ये सिपकिला दर्रा तिब्बत से जोड़ता है। तो शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम कौन करता है? सिपकिला दर्रा करता है। इसीलिए राक्षस ताल से सतलज नदी का उद्गम होता है, और जो सतलज नदी है वो सतलज नदी इसी सिपकिला दर्रा से भारत के अंदर क्या करती है? प्रवेश करती है। तो जो सिपकिला दर्रा है ये शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम, बड़ा लाचला दर्रा लेह की तरफ जाता है और रोहतांग दर्रा जम्मू कश्मीर की तरफ से। इस रोहतांग दर्रे से ही 2 नदियां निकलती है। एक नदी निकलती है रावी जो चिनाब में मिलती है, और एक निकलती है व्यास जो अपने सतलज के अंदर मिलती है। तो याद रखिएगा रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा और सिपकिला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले बताया है, उन्हीं चीज़ों को मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ नोट में, कि जम्मू में बुर्ज बनी जो पीर, जम्मू में बुर्ज बनी जो पीर। तो बुर्जिल दर्रा, ब से बनिहाल दर्रा, जो से जोजिला दर्रा और पीर से पीर पंजाल दर्रा। जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रे से जवाहर सुरंग निकाली गई है। लद्दाख में शीत भूमि है, मरुस्थलीय भूमि है, मूनलैंड है, तो वहाँ पर कुछ खाकर जाना है। तो खाकर से खारदुंगला और कर से कराकोरम जो दर्रा है वो लद्दाख का है। और फिर उत्तराखंड में मैंने बताया कि उत्तराखंड में मूली मान गई, तो उत्तराखंड में मानी मूली, माँ से माना दर्रा, नी से नीति दर्रा, मुँह से मूलिंग दर्रा और ली से लिपुलेख दर्रा। तो जो लिपुलेख दर्रा है, ये लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? अपने उत्तराखंड के अंदर। तो उत्तराखंड के अंदर जो दर्रे हैं उन दर्रों की अगर अपन बात करें तो उत्तराखंड में है माना दर्रा, नीति दर्रा, मूलिंग दर्रा, लिपुलेख दर्रा। लद्दाख में खारदुंगला दर्रा, कराकोरम दर्रा। जम्मू कश्मीर में बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा और पीर पंजाल दर्रा। और अपने जो हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा और सिपकिला दर्रा। तो पुनः आप समझिए,
भारत के अंदर जो प्रमुख जो दर्रे हैं, उत्तर में स्थित दर्रों की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें समझिए हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, बड़ा शिव, रोहतांग दर्रा, बड़ा शिव, बाड़ालाचला दर्रा और शिव से शिवकिला दर्रा। रोहतांग सुरंग है, यहाँ पर रावी और व्यास नदी निकलती है, मनाली को कश्मीर से जोड़ता है। रोहतांग सुरंग जिसे अटल सुरंग और सबसे ऊंची सुरंग है। बाड़ालाचला दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है। शिवकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है और सतलज नदी का भारत में प्रवेश यहीं से होता है। तो ये बाड़ालाचला दर्रा, ये रोहतांग दर्रा और ये शिवकिला दर्रा। अगर बात करें अपन जम्मू में, तो जम्मू में बुर्ज बनी जो पीर, तो बुर्ज से बुर्जिल दर्रा, बनी से बनियाल दर्रा, जहां से जवार सुरंग निकलती है, जो से जोजिला दर्रा और पीर से पीर पंजाल दर्रा। लद्दाख खाकर जाना है तो खाकर में खारदुंगला और कराकोरम दर्रा लद्दाख में। उत्तराखंड में मानी मूली मान गई तो मां से माना दर्रा, नी से नीति दर्रा, मुंह से मुलिंग दर्रा और ली से लिपुलेख दर्रा। हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर अपन बात करें तो जो यहाँ की जो प्रमुख नदी है, उस नदी के अंदर अगर अपन इसे उद्गम होता है और वो उद्गम होता है बाड़ालाचला दर्रा, जो अपन बात कर रहे हैं कि जो बाड़ालाचला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो ये जो बाड़ालाचला दर्रा है, इस बाड़ालाचला दर्रे से उद्गम होता है अपने चिनाब नदी का। तो यहाँ मैं आपको चिनाब नदी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चिनाब नदी है इसका उद्गम होता है बाड़ालाचला दर्रे से। तो जो बाड़ालाचला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये जो चिनाब नदी है, इस चिनाब नदी का जो प्राचीन नाम था वो अस्किनी था। वेदों के अंदर चिनाब को अस्किनी कहा गया है। वेदों में झेलम को वितस्ता कहा गया है। वेदों में रावी को परुष्णी कहा गया है। वेदों में सतलज को शतुद्री कहा गया है। वेदों में व्यास को बिपाशा नदी कहा गया है। तो वेदों के अंदर चिनाब को अस्किनी कहा गया है। इसकी जो लंबाई है वो 960 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान के अंदर बहती है। इसका जो उद्गम जो होता है, उस उद्गम पर इस चिनाब नदी को चंद्र और बागा दो नामों से जाना जाता है। तो उद्गम पर इसे चंद्र और बागा दो नामों से जाना जाता है। और जब केलांग घाटी के अंदर ये मिलती है तब इसका नाम हो जाता है चिनाब। तो केलांग घाटी में जब ये नदी मिलती है तब इस नदी का नाम क्या हो जाता है? चिनाब हो जाता है। उद्गम पर इसे चंद्र और बागा नाम से, बाड़ालाचला दर्रे से इसका उद्गम होता है। केलांग घाटी में जब मिलती है तब इसका नाम चिनाब हो जाता है। तो यही मैंने लिखा है कि चिनाब नदी का उद्गम बाड़ालाचला दर्रा से, उद्गम पर इसे चंद्र और बागा दो धाराओं में जाना जाता है। फिर केलांग घाटी में जब धाराएं मिलती है तब इसका नाम चिनाब हो जाता है। अगर अपन इसके प्रवाह की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गम होता है, फिर ये जम्मू कश्मीर में आती है, फिर इसके बाद में ये पंजाब में जाती है और फिर पाकिस्तान के अंदर स्थान है, उसका नाम है मिठानकोट। और मिठानकोट पाकिस्तान में ये सिंधु नदी में मिल जाती है। और जो चिनाब नदी है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और चिनाब की जो सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों के अंदर एक झेलम नदी है जो जंग नामक स्थान पर मिलती है। और इसकी जो एक सहायक नदी है उसका नाम है अपने रावी। तो जो रावी नदी है ये भी चिनाब की सहायक नदी है। और झेलम नदी है वो भी चिनाब की सहायक नदी है। फिर इसके अंदर एक सहायक नदी आके मिलती है और इसका नाम है सतलज। तो जो सतलज है वो सतलज भी किसकी सहायक नदी है? चिनाब की सहायक नदी। तो झेलम, रावी और सतलज चिनाब की सहायक नदियां हैं। और चिनाब मिठानकोट पाकिस्तान में किस में मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। अगर चिनाब नदी की बात करें तो केलांग घाटी में इसका नाम चिनाब हो जाता है। उसके बाद में दुलहस्ती परियोजना, ये दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर के अंदर चिनाब नदी के ऊपर बनी हुई है। बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनी हुई है। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनी हुई है। और चिनाब नदी के ऊपर ही जम्मू कश्मीर में डोडा स्थान के ऊपर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बना हुआ है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो रेल पुल है वो डोडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे बना हुआ है। दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना और सलाल परियोजना चिनाब नदी के ऊपर स्थित है। चिनाब नदी बाड़ालाचला से उद्गम होता है, चंद्र और बागा नाम से निकलती है। केलांग घाटी के अंदर इसका नाम क्या हो जाता है? चिनाब हो जाता है। चिनाब का प्राचीन नाम क्या है? अस्किनी। और झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता वेदों में कहा गया है। वेदों में चिनाब को अस्किनी, झेलम को वितस्ता, रावी को परुष्णी, सतलज को शतुद्री, व्यास को बिपाशा कहा गया है।
चिनाब की जो मुख्य सहायक नदियां हैं उसमें झेलम नदी, रावी नदी और सतलज नदी चिनाब की सहायक नदियां हैं, जबकि व्यास जो नदी है वो सतलज की सहायक नदी है। आगे अगर अपन बात करें, अपन पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला है, और शिमला एक भारत का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। इस पर्यटक स्थल है, इसके साथ में ही यहाँ पर आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। मैंने आपको समझाया है कि जो आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो शिमला के अंदर है। राजमुंदरी के अंदर अपने तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है। डेरी का करनाल हरियाणा के अंदर है। विक्रम जो साराभाई है, तो एक बार पुनः आप मेरे वीडियो को देखिएगा, उत्तराखंड के वीडियो को देखिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझा रखा है। तो आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। अब अगर मैं बात करूं, एक नृत्य है जिसको कहते हैं छबेली। छपेली जो नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश में, डांगी नृत्य है वो भी हिमाचल प्रदेश में, और डंडा नाच भी हिमाचल प्रदेश। छपेली जो नृत्य है इसकी प्रमुख विशेषताएं देखो कि छपेली नृत्य करने के दौरान एक हाथ में तो रुमाल रखा जाता है और दूसरे हाथ में दर्पण होता है। तो ऐसा कौन सा नृत्य है जो करते समय एक हाथ में तो रुमाल होता है और एक हाथ में दर्पण होता है? वो छपेली नृत्य है, वो अपने हिमाचल प्रदेश का। डांगी नृत्य, डंडा नाच भी कहाँ का, तो हिमाचल प्रदेश का। यहाँ पर एक उत्सव होता है जो फगली उत्सव के नाम से जाना जाता है, और हिमाचल प्रदेश में बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। जैसे दशहरा मनाया जाता है उत्तरी भारत में, उस तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर फगली उत्सव मनाया जाता है बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए। एक है ढोडा। ढोडा जो है हिमाचल प्रदेश का प्रचलित मार्शल आर्ट है। तो हिमाचल प्रदेश का जो प्रचलित मार्शल आर्ट है वो ठोडा है। इसमें लकड़ी के धनुष व तीर का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और युद्ध नृत्य के रूप में ये किया जाता है। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध जो मेला है उसका नाम है मिंजर मेला। तो मिंजर मेला कहाँ पर होता है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की जो जनजाति है वो है गुड्डी, जिसे गड्डी जनजाति भी कहते हैं। तो गुड्डी या गड्डी जनजाति हिमाचल प्रदेश के अंदर। गुज्जर, बकरवाल और चांगपा जो जनजाति है वो जम्मू कश्मीर के अंदर, और थारू जनजाति है वो उत्तराखंड की जनजाति है। सेब का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो अपने को पता है कहाँ होता है, हिमाचल प्रदेश में। अपन बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी के ऊपर, सतलज नदी का उद्गम होता है राक्षसताल तिब्बत से, शिवकिला दर्रे से ये भारत के अंदर प्रवेश करती है। और शिवकिला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में इसे सतलज नदी के ऊपर एक परियोजना बनाई गई है जिसका नाम है नाथपा जाखरी विद्युत परियोजना। तो नाथपा जाखरी विद्युत परियोजना कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पर है? सतलज नदी। यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जिसे धर्मशाला कहते हैं। तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं, और यहीं पर दलाई लामा का क्या है? मंदिर है। मनाली और जो कुल्लू है ये भी हिमाचल प्रदेश में है। चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में है। तो मनाली, कुल्लू, चंबा घाटी, धर्मशाला ये हिमाचल प्रदेश के अंदर। शिमला ये यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। फिर हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है जिसको अपन ने पहले भी पढ़ा है, खजियार। खजियार है हिमाचल प्रदेश, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगर अपन कश्मीर की बात करें तो इसे उत्तरी भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगर अपन कौसानी उत्तराखंड की बात करें तो इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, और दक्षिणी भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कोयम्बटूर, तमिलनाडु। दक्षिणी भारत का स्विट्जरलैंड कोयम्बटूर, तमिलनाडु। उत्तरी भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी उत्तराखंड को, और भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है खजियार, जो कहाँ पर अपने हिमाचल प्रदेश के अंदर है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है उन राष्ट्रीय अभ्यारण्यों के अंदर है एक ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। तो ग्रेट हिमालयन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हिमाचल प्रदेश में है, और विद्वानों 2014 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश 2014 में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। 1945 के अंदर यूनेस्को की स्थापना होती है, और पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है वहां पर यूनेस्को का मुख्यालय है। भारत के अंदर 43 जो स्थल है वो यूनेस्को ने विश्व धरोहर की
सूची में शामिल किया है। और 43वां जो स्थल है वो असम के अंदर है और वो अहोम राजवंश का जो शमशान गृह है वो 43वां यूनेस्को का विश्व धरोहर की सूची का स्थल है। एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कहलाता है पिनवेली। तो पिनवेली राष्ट्रीय पार्क भी हिमाचल प्रदेश में, खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क भी हिमाचल प्रदेश में, सिंबलदारा राष्ट्रीय पार्क भी हिमाचल प्रदेश में और इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क भी हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश जो 2014 के अंदर यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल, पिनवेली राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश, खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश, सिंबलदारा राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश, इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश। इसके एक शॉर्ट टिक बनाई है कि सिम्बा ने हिमालय की वेली पर इंद्र के साथ खीर खाई। सिम्बा ने हिमालय की वेली पर इंद्र के साथ खीर खाई। सिम्बा से सिंबलदारा, हिमालय से ग्रेट हिमालयन, वेली से पिनवेली, इंद्र से इंद्र किला और खीर से खीर गंगा। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक रेलवे लाइन निकलती है जिस रेलवे लाइन को कहा जाता है कालका शिमला रेलवे लाइन। तो जो कालका शिमला रेलवे है हिमाचल प्रदेश का, इसे माउंटेन श्रेणी के अंदर 2008 के अंदर विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। माउंटेन रेलवे में दार्जिलिंग जो रेलवे है पश्चिम बंगाल 1999 में और नीलगिरी रेलवे तमिलनाडु 2005 में, इन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। और माउंटेन रेलवे के तहत ही कालका शिमला रेलवे को 2008 में विश्व धरोहर की सूची में किया गया है, शामिल किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कांगड़ा जिला है यहाँ के रहने वाले हैं मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के निवासी थे और भारत में प्रथम परमवीर चक्र विजेता है। तो भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। मैंने बताया भारत और पाक का जब विभाजन हुआ था, जब जम्मू कश्मीर के जो हरि सिंह जी है वो स्वतंत्र रहने का निर्णय करते हैं, अतः पाकिस्तान के कबायली भारत के ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर आक्रमण करते हैं, बहुत ही अव्यवस्था हो जाती है। तब विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं हरि सिंह जी। उस समय जो युद्ध हुआ था उस युद्ध की बात कर रहे हैं कि 1947-48 में जो कबायली आक्रमण हुआ था, उस आक्रमण के समय 3 नवंबर 1947 को श्रीनगर के पास में पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ते हुए शहीद हुए थे सोमनाथ शर्मा। तो जो सोमनाथ शर्मा है वो 3 नवंबर 1947 को श्रीनगर के पास में पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ते हुए शहीद हुए और इसलिए इन्हें इनकी वीरता के लिए भारत का प्रथम परमवीर चक्र पुरस्कार दिया गया है। वीरता पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिए जाते हैं, एक युद्ध काल में दिया जाता है और एक शांति काल में दिया जाता है। युद्ध काल के अंदर जो पुरस्कार अलग होते हैं और शांति काल के पुरस्कार अलग होते हैं। तो जो वीरता पुरस्कार है वो युद्ध काल के पुरस्कारों में प्रथम होता है परमवीर चक्र, दूसरा होता है महावीर चक्र और तीसरा होता है वीर चक्र। तो सबसे ऊपर होता है परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र और फिर होता है वीर चक्र। इस तरह से शांति काल में बिना युद्ध में अगर वीरता दिखाते हैं तब सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है वो होता है अशोक चक्र, उसके बाद में होता है कीर्ति चक्र और उसके बाद में होता है शौर्य चक्र। तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा और प्रथम महावीर चक्र जो विजेता है वो पिथौरागढ़ उत्तराखंड के दीवान सिंह दानू है। तो पहले महावीर चक्र विजेता दीवान सिंह दानू पिथौरागढ़ उत्तराखंड, पहले परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा। और 1952 के अंदर प्रथम बार अशोक चक्र प्रदान किए गए थे। उस समय 3 जनों को प्रदान किए गए थे, नर बहादुर थापा, बचितर सिंह और सुहास विश्वास। तो 1952 में प्रथम अशोक चक्र विजेता नर बहादुर थापा, बचितर सिंह और सुहास विश्वास। प्रथम महावीर चक्र विजेता दीवान सिंह दानू पिथौरागढ़ उत्तराखंड के और पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा कि युद्ध काल में परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, शांति काल में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। इस तरह से भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार दिया जाता है हर क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए, तो वो सबसे बड़ा होता है भारत रत्न, फिर उसके बाद होता है पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण और फिर होता है पद्मश्री। तो भारत रत्न, पद्म विभूषण,
पद्म भूषण और पद्मश्री, ये सर्वश्रेष्ठ जो सम्मान है, और ये कैसे सम्मान है? युद्ध काल में वीरता का सम्मान और ये शांति काल में वीरता का सम्मान। इसी तरह से मैं पूरे भारत का आपको भ्रमण कराऊंगा, पूरे भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उसके जो अड़ोसी पड़ोसी देश है और दूसरे देशों से जो अपना संबंध है, इस सारों की एक सीरीज राज्य दिग्दर्शन जीके की नजर से मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं। कंटिन्यू आप क्लासों को देखते रहिए और आज मुझे आप कमेंट्स करके बताइएगा कि किस तरह से भारत के अंदर 26, 27, 28, 29 जो राज्य बने और किस तरह से केंद्र शासित प्रदेश बने और किस तरह से केंद्र शासित प्रदेश एक हुए। भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश किस तरह से बने हैं, कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। लगातार मेरे वीडियो को देखते रहिए, आपका जीके में इतना मजबूत कर दूंगा कि कोई भी कंपटीशन हो आप हंसते खेलते उन पेपरों को पूरा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।